start again. It's a rich thing. हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा दिए हैं आपको कॉमर्स के सब्जेक्ट में, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और आज की ही क्लास में वो खत्म भी हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो भाई पहला पॉइंट दे रखा है हमारा पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या है? किसी भी कंपनी ने लोन ले लिया है पब्लिक से, आम जनता से लोन ले लिया है, उससे बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। ऐसा बहुत सारी चिट फंड्स कंपनियां करती आ रही हैं और करती रहेंगी। तो भाई ये होता क्या है, जल्दी से फटाफट देख लेते हैं भाई। पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू द डिपॉजिट ऑफ मनी मेड बाय द पब्लिक विद नॉन बैंकिंग कंपनीज। अगर आपने ये नॉन बैंकिंग कंपनीज का कीवर्ड नहीं लिखा पेपर में, आपके जीरो आ जाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूं क्या बोल रहे हैं। बहुत सारी पब्लिक ने पैसा कहां जमा किया है? जिस कंपनी में जमा किया वो बैंकिंग कंपनी नहीं, वो नॉन बैंकिंग कंपनी होगी। ठीक है ना भाई, वो नॉन बैंकिंग कंपनी। ऐसा नहीं कि एसबीआई में जमा कर दिया जाके, बैंक में नहीं जमा कर रहे हो, नॉन बैंकिंग कंपनी है। दीज डिपॉजिट्स रिप्रेजेंट्स लोन्स फ्रॉम द पब्लिक इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ये पैसा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए एज अ लोन होता है, जो इसको वापस करना पड़ेगा, और इसका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। लोग ज्यादातर इस तरह के नॉन बैंकिंग कंपनी से पैसा इसलिए डिपॉजिट करते हैं क्योंकि यहाँ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होता है एज कंपेयर टू द बैंक। लेकिन पैसा रिस्की है, अगर नॉन बैंकिंग कंपनी भाग गई तो पैसा गया। ठीक है ना भाई, बढ़े आगे। चलो भाई नेक्स्ट पर आते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्या है? पहला है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को हम लोग बैंक क्रेडिट भी बोलते हैं, और कमर्शियल बैंक बहुत तरीके से आपको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करता है। अब उसके क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या टाइप है, वो सारे कवर करने वाले हैं हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो पहला मेथड क्या है भाई, देखो पहला है लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस क्या होता है भाई? नॉर्मल लोन जो लंप सम के अमाउंट में मिल जाता है। तो भाई क्या है? ये तो बड़ा आसान चीज है। अ लोन इज अ डायरेक्ट एडवांस मेड इन लंप सम which is credited to a separate loan account in the name of the borrower. The borrower withdraws the full amount in cash immediately and undertakes to repay it in one or more installments. तो ये जो बैंक से हम लोग कर्जा लेते हैं वो यही कर्जा होता है भाई। एक साथ पैसा मिल जाता है, एक साथ पैसा विड्रॉ कर सकते हो आप, उसका पैसा विद इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर सकते हो या एक साथ वापस कर सकते हो, कई सारे ऑप्शन होते हैं। दूसरा क्या है? कैश क्रेडिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैश क्रेडिट क्या होता है? जनरली ना ये करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको मिलता है। ये कैश क्रेडिट होता क्या है? आपको इसको, जो अगर बिजनेस क्लास से है और ये मेरा वीडियो देख रहा है वो समझ जाएगा, इसको हम लोग सीसी लिमिट भी कहते हैं। सीसी लिमिट, कैश क्रेडिट लिमिट। ये सीसी लिमिट क्या होती है भाई? बैंक ने आपको एक लिमिट दे रखी है। लिमिट क्या मतलब? आप इससे इतने लोन की लिमिट है, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड पे होता है 4 लाख का क्रेडिट कार्ड है तो 4 लाख तक का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, 4 लाख तक की शॉपिंग कर सकते हैं। लाइक वाइज यहाँ पर बैंक आपको एक एक्स अमाउंट का सीसी क्रेडिट देता है। मान लेते हैं उसने 10 लाख रुपए का आपको सीसी लिमिट दे रखा है, और जितना पैसा उसमें से विड्रॉ करोगे केवल उसी अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है। अब कैश क्रेडिट भी ना वो दो तरह से देता है, एक होता है क्लीन, एक होता है मॉर्टगेज। क्लीन कैश क्रेडिट क्या होता है? वो कैश क्रेडिट जिसमें कोई भी आपको एसेट को गिरवी नहीं रखना पड़ता। और मॉर्टगेज क्या होते हैं भाई? जिसको सिक्योर्ड कैश क्रेडिट भी बोलते हैं, वहां पर आपको कोई ना कोई एसेट गिरवी रखना पड़ता है। एक बार देख लेते हैं कीवर्ड्स क्या है इसके। इट इज अ फॉर्मल एंड रिवॉल्विंग क्रेडिट एग्रीमेंट। फॉर्मल रिवॉल्विंग पहला कीवर्ड है, अंडर व्हिच बोरोवर इज अलाउड टू बोरो अप टू अ सर्टेन लिमिट. Unlike a loan, it's a running account from which the amounts can be withdrawn and pay back from time to time, subject to the stipulated amount. उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Cash credit is of two types. When the cash credit is not backed by any security, it is known as clean cash credit. कोई भी चीज आपने अगर mortgage नहीं की है तो उसको बोलते हैं clean cash credit. Under it, borrower submits a promissory note which is signed by 2 or more sureties. In case of secured cash credit, सिक्योर्ड कैश क्रेडिट में क्या होता है? कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ता है, बैंक गारंटी देनी पड़ती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक क्लियर हो गया? तो लोन्स एंड एडवांसेस क्लियर हो गया होगा और कैश क्रेडिट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके थर्ड पर, वो है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई? पता है, एक बैंक ने ना जनरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स, बिजनेसमैन को दी जाती है, या वो अकाउंट होल्डर जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है बिजनेस में। तो भाई क्या हुआ? एक बैंक ने एक बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट दे रखी होती है। ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट दे रखी है। इस बैंक ने बोला कि आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट 2 लाख रुपए की है। ठीक है ना।
अगर मान लेते हैं इसने, ये जो बिजनेसमैन है, इसने 10 लाख रुपए का चेक काटा और इसके अकाउंट में केवल 8 लाख रुपए ही पड़े थे, तो बैंक इसका चेक क्लियर कर देगा और बैंक इंटरेस्ट किस पर ले लेगा, 2 लाख रुपए पर ले लेगा। तो ये कोई अकाउंट नहीं होता है। ये कभी कभी अगर बैंक देख रहा है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जानता हूं बैंकर ये पर्टिकुलर आदमी बड़ा बिजनेसमैन बड़ा अच्छा है, इसको पैसे की जरूरत पड़ रही है, चलो उसका चेक क्लियर कर देते हैं, बाद में से पैसा ले लेंगे, ये गुडविल पर काम चलता है। तो जरा इसको भी रीड कर लेते हैं भाई। इट्स अ काइंड ऑफ टेम्पररी फाइनेंशियल अकोमोडेशन। टेम्पररी, वहां पर क्या था कैश क्रेडिट में, सॉरी हाँ कैश क्रेडिट में क्या था भाई, परमानेंट होता था। यहां पर क्या है, टेम्पररी फाइनेंशियल अकोमोडेशन एक्सटेंडेड बाय बैंक टू इट्स रेगुलर कस्टमर्स। रेगुलर कस्टमर्स, ठीक है ना भैया। तो अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग अ करंट अकाउंट with the bank is allowed to overdraw his account up to a specified amount। वही सारी बात मैंने आपको बताई है, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, केवल इनकी मीनिंग सिलेबस में है तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं भैया हम लोग डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स आपने क्लास 11th में अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स का मतलब क्या होता है भाई, अगर मेरे को एक बिल मिला है और मुझे पैसे की तुरंत आवश्यकता है तो मैं वो बिल जाके बैंक के पास दूंगा और बैंक से बोलूंगा इसको डिस्काउंट कर दो। बैंक कैसे डिस्काउंट करेगा, बैंक कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा और बाकी का पैसा मुझे दे देगा। और बैंक ऑन द ड्यू डेट वो पैसा जिसने भी ड्रॉर है उसका, जो भी उसका ड्रॉई है उससे पैसा वसूल लेता है। इसको बोलते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये क्या लिखा, दिस एम्प्लॉइज प्रोक्योरिंग कैश फ्रॉम अ बैंक in exchange for a credit instrument. Commercial bank provides short-term finance to business concerned by discounting their bills of exchange, promissory notes and hundies. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वो डिस्काउंट करती है, हुंडीज डिस्काउंट करती है। हुंडीज भी एक तरह का प्रॉमिसरी नोट होता है या कोई और प्रॉमिसरी नोट है, उसको भी डिस्काउंट करके दे देगी। प्रॉमिसरी नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, तो ऐसे आप फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। तो क्लियर है ये चीज, वही बात समझ में आ गई। ये भी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस आता है और ये भी आता है किसके अंदर, ये भी आता है आपके कमर्शियल बैंक के अंदर, यानी बैंक क्रेडिट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या दे रखा है, ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है भाई, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं ये बिजनेसमैन मिस्टर ए है और ये बिजनेसमैन मिस्टर बी है। तो भाई दोनों एक दूसरे से सामान खरीदते बेचते रहते हैं। तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को ट्रेड क्रेडिट देता है। ट्रेड क्रेडिट क्या है, वो रीड कर लेते हैं। ट्रेड क्रेडिट इज अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन बिजनेस फर्म टू अनदर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लेते इन्होंने इनके पास सामान खरीदा तो इन्होंने उधार में दे दिया, क्रेडिट पर दे दिया, थोड़े दिनों बाद इन्होंने पैसे इसको वापस कर दिए, ठीक है। तो इससे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म या दूसरी बिजनेसमैन को ही देती है, तो उसी को ट्रेड क्रेडिट बोलेंगे भाई। उसका क्या लिखा है, इट इज आल्सो नोन एज मर्केंटाइल क्रेडिट। और फिर क्या लिखा है, ट्रेड क्रेडिट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 15 डेज टू 3 मंथ्स। 15 दिनों से लेकर 3 महीने तक का रेंज होता है ट्रेड क्रेडिट का। ये बढ़ाया घटाया भी जा सकता है म्यूचुअली डिस्कस करके, तो कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। ट्रेड क्रेडिट के बाद हमें क्या पढ़ना है, ट्रेड क्रेडिट के बाद पढ़ना है हमें इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। क्या होता है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में, तो पक्का कोई ना कोई सामान आपने आज तक खरीदा होगा। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आप जाते हो कुछ डाउन पेमेंट देते हो और बाकी के सारे पैसे आप इंस्टॉलमेंट्स पे देना शुरू कर देते हो, उसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। आइए पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट रेफर्स टू द फैसिलिटी ऑफ बाइंग मशीनरी, इक्विपमेंट एंड अदर ड्यूरेबल गुड्स। अब यहाँ पर बिजनेसमैन की बात हो रही है, मशीनरी खरीदते हैं, इक्विपमेंट खरीदते हैं, अदर ड्यूरेबल गुड्स खरीदते हैं। ऑन क्रेडिट हम कार खरीद लेते हैं, हम वॉशिंग मशीन खरीद लेते हैं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं और कोई भी ड्यूरेबल गुड्स खरीद सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज पर। द बायर हैज टू पे अ पार्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द बैलेंस इज पेबल इन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो जब एक जो आप डिलीवरी के समय पे करते हो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट या डीपी प्राइस डीपी बोलते हैं, और बाकी जो पैसा आप इंस्टॉलमेंट में पे करते हो उसको इंस्टॉलमेंट्स बोलते हैं। द सप्लायर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस ड्यू एंड द इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इटसेल्फ, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अगर मैंने कोई एक मान लेते हैं मैंने कार खरीदी है 10 लाख रुपए की और 2 लाख रुपए मैंने पे कर दिया है उसका डाउन पेमेंट, तो जो बाकी का बचा हुआ 8 लाख होगा ना, इसको हमें इंस्टॉलमेंट पे देना पड़ेगा, प्लस हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और ये इंटरेस्ट भी इंस्टॉलमेंट्स में इंक्लूड होती है। थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहा हूं भाई, जिसको लगे कि बहुत तेज पढ़ा रहा हूं तो स्लो कर लो अपनी स्पीड और देखना शुरू कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक क्या है हमारा, चलो वो देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टरिंग। ये 2 नंबर के पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन में आया ही आया होगा, और जिसके भी एग्जाम में आया हो ना, एक बार कमेंट सेक्शन में मिलकर लिखकर बताओ, बड़ा फायदा होता है कि ये भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ सही में पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो भाई, फैक्टरिंग क्या होता है, इसको अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, और ये है बड़ी मजेदार चीज ये है बड़ी मजेदार चीज। अब देखो जैसे हमारे पास ना अकाउंट्स रिसीवेबल्स होते हैं ना बेटा,
अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल या डेटर्स। अब कुछ कंपनीज है ना, कुछ कंपनीज हैं जो इस तरह की जो बुक डेट्स होते हैं या अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं उसको डिस्काउंट करती हैं। उसको क्या करती हैं? उसको वो डिस्काउंट करती हैं। डिस्काउंट करने का मतलब क्या है? कुछ पैसा काट के पैसा वापस कर देंगी। तो ये इसी के लिए डिजाइन कंपनीज हैं जो ऐसा काम करती हैं। तो क्या करती है, जिस भी बिजनेसमैन को तुरंत पैसों की जरूरत होती है वो इन कंपनीज के पास जाता है, अपने डेटर्स या अपने बिल्स रिसीवेबल देता है, बदले में ये कंपनीज पैसा पे कर देती हैं। जनरली ये 60% पैसा पे करती हैं। तो अगर आपने 100 रुपए दिए हैं तो 60 रुपए ही पे करती हैं, बाकी का 40 रुपए इन कंपनी का फायदा हो जाता है। इसीलिए ये बिजनेस कर रही है, इसीलिए बिजनेस इस तरह की कंपनीज को बहुत रिस्क बियर भी करना पड़ता है। तो जरा फटाफट से पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग एम्प्लॉइज रेजिंग फाइनेंस थ्रू सेल और मॉर्टगेज ऑफ बुक डेट्स। बुक डेट्स मतलब डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। Finance companies or factors provide finance to business concerns through outright purchase of accounts receivable or against the security of accounts receivable. The finance companies generally make an advance up to 60% of the accounts receivable they pledge with them. तो 60% तक पैसा पे कर देती है। या तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं बुक डेट्स, या मॉर्टगेज कर सकते हैं, या तो गिरवी रख सकते हैं डेटर्स को, तो वहां से कुछ पैसा ले सकते हैं, या आप ये बेच ही सकते हैं। बाकी सारा रिस्क जो होगा वो कंपनी का रिस्क होगा। जनरली 60% तक ही पैसा मिलता है। तो ये कंपनीज, ये जो स्पेशली डिजाइन कंपनीज है, इसमें जाकर आप अपने डेटर्स को, बुक डेट्स को बेच सकते हो या मॉर्टगेज कर सकते हो अगर आपको इमीडिएट फंड्स की जरूरत है। यहां पर सेल और मॉर्टगेज लिखना और इस तरह की कंपनीज का मेंशन जरूर करना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है या शॉर्ट नोट्स में आ सकता है 3 नंबर का। समझ में आ रही है बात? चलो भाई पढ़ते हैं। और अब है हमारा लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, उसका नाम है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि भाई एक बिजनेस फर्म दूसरे बिजनेस फर्म को लोन दे रही है। ट्रेड क्रेडिट अलग चीज होती है, यहां पर लोन दे देती है। भाई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है ना, लोन दे देती है। तो क्या है भाई, जरा इसको पढ़ते हैं एक बार। यहां पर क्या लिखा हुआ है? When a company borrows funds for a short period from another company which has surplus funds, मतलब मान लेते हैं टाटा ने रिलायंस को लोन दे दिया 6 महीने के लिए, तो इसे बोलते हैं हम लोग, इसे क्या बोलेंगे? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ठीक है ना भाई? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दे दिया है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट वो म्यूचुअली डिसाइड करके चार्ज कर सकते हैं, और हो सकता है ना भी चार्ज करें। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब भैया आपका सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर खत्म है। अब जो मैं वीडियोस लेकर आऊंगा वो वीडियोस लेकर आऊंगा 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर के लिए। तो पूरे किताब से आपको मिक्स एंड मैच होके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कोई सब्जेक्ट या सब्जेक्ट बोला, कोई भी चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो डिफरेंट चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो सब कवर करने वाला हूं। एक क्लास में 1 या 2 वीडियो, 1 या 2 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है, तो मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। दिस वाज शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फॉर टुडेस क्लास। बाय।